हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ई-ट्यूटर यूट्यूब चैनल। चलिए, आज का ये टॉपिक रहेगा हमारा फार्माकोथेरेपेटिक्स, जिसमें हमें देखना है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये होगा हमारा सेकंड पार्ट। इसके पहले हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी 25 क्वेश्चन विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं और अभी फिर से हमें यहाँ पर 25 देखना है। ये कंप्लीट आपके पूरे सिलेबस को कवर करके दिया गया है और क्वेश्चंस इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं जो आपको आपके बीटी यूपी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर से शेयर करना, उन तक भी इस क्वेश्चन को पहुंचाना और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं थेरेपेटिक्स से क्या आ रहा है। अब देखिएगा, आपको अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर जहाँ आपके रेशनल मेडिसिन वाले टॉपिक्स हैं उन सभी से भी क्वेश्चन आपको जरूर से देखना है। तो पहला क्वेश्चन वहीं से देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ INRUD इनरुद, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ये रेशनल मेडिसिन रेशनल यूज से ही है, आपको बस यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन खोजते हुए चलना है। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। चलिए, अगला बोला गया है इंडियन नेगोशिएशन फॉर द रेशनल यूज ऑफ ड्रग, इंटरनेशनल नेगोशिएशन फॉर द रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स एंड इंडियन नेटवर्क फॉर द रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर निकलेगा। देखिए, ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पर मेडिसिन का रेशनल यूज मतलब एक पर्टिकुलर डोज पर एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में एक ऐसा मेडिसिन जो बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रहे और इसका कॉस्ट भी बहुत ही चीप रहे, ऐसे मेडिसिन को एनलिस्ट करना, इनका यूज। और ये क्या हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। याद रखना INRUD, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है फार्माकोथेरेपेटिक्स का? इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है? ये क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, मोटो क्या है इस सब्जेक्ट से? तो ऑप्शन देखते हैं। टू नो अबाउट द थेरेपेटिक स्ट्रेटेजी टू ट्रीट द डिजीज। जी हाँ, बिल्कुल, हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी डिजीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे अगर मैंने बात किया ट्यूबरकुलोसिस का, तो स्टार्टिंग से अपन बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस है क्या, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है, ये पढ़ना है। उसके पीछे का रीजन क्या है, कॉज क्या है इस डिजीज को होने का, और इसके बाद इसका इटियोपैथोजेनेसिस देखते हैं, मतलब इसका एक वर्किंग देखते हैं, इसका पाथवे देखते हैं, कौन से मेथड के द्वारा किस तरीके से ये वर्क कर रहा है और ये वायरस ये बैक्टीरिया हम तक इन्फेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं और इसके बाद कैसा उनका डायग्नोसिस किया जा सकता है, और एट लास्ट हम उसके ट्रीटमेंट पर पहुंचते हैं, जहां पर हम दो तरीके से ट्रीटमेंट देखते हैं। पहला तो नॉन फार्माकोलॉजिकल और दूसरा होता है फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। जहां पर पहला नॉन फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन का यूज नहीं करेंगे, फार्माकोलॉजिकल यूजिंग मेडिसिन हम इन डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये कंप्लीट आपका थेरेपेटिक्स होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बिल्कुल सही हो रहा है कि थेरेपेटिक स्ट्रेटेजी हमें उस डिजीज के बारे में पता चल रहा है। टू इरेडिकेट द कंट्रोवर्सीज इन द ड्रग थेरेपी। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। ड्रग कौन सा ड्रग यहाँ पर लेना है ये भी हमें यहीं से पता चलेगा। जिस हिसाब से जितना सीवियर डिजीज है उसके बेसिस पर हम चॉइस करेंगे अपने ड्रग्स को। जो अपने प्रोटोटाइप ड्रग रहेंगे, जो फर्स्ट लाइन ड्रग रहेंगे, उन्हें पहले दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। टू समराइज द पॉसिबल थेरेपेटिक अप्रोच इन डिजीज मैनेजमेंट। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। किसी भी डिजीज को जो भी हम वहाँ पर मेडिसिन यूज कर रहे हैं किसी भी डिजीज के लिए, तो एक क्या हमारा प्रोसीजर होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें थेरेपेटिक्स पढ़ने से आइडिया मिलती हैं। तो करेक्ट आंसर आपके लिए ये चारों ही निकल कर आएंगे, ठीक है। ये सभी आपके लिए करेक्ट हो जाएंगे। अगला मिनॉक्सिडिल की बात करते हैं। इज अंडर विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, लेकिन कौन से कैटेगरी में आता है आपको इसका क्लास बताना है, ठीक है। फार्माकोलॉजी में तो पढ़े ही होगे अच्छे तरीके से, यहाँ पर भी ध्यान दे लेना। वैसोडायलेटर होता है, अल्फा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? मिनॉक्सिडिल क्या होता है?
वैसोडायलेटर होता है, ठीक है, वैसोडायलेटर। बाकी अल्फा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सभी आपके हाइपरटेंशन में होते हैं, लेकिन आपको बस इस क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से याद रखना है। वैसोडायलेटर बात करें, आर्टरियोडायलेटर की यहाँ पर बात करते हैं, हाइड्रालाजीन, मिनॉक्सिडिल, डाइऑक्साइड, इनका काम है वेसल्स को डायलेट करना ताकि ब्लड फ्लो आसानी से हो सके और जो हाई ब्लड प्रेशर था वो पहले स्टेज में नॉर्मल हो सके। चलो, इनमें से कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल है आपको ये बताना है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी यानी एचडीएल, वीएलडीएल, या इनमें से कोई भी नहीं। 2-3 तरीके के आपको यहाँ पर लिपोप्रोटीन्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको बैड कोलेस्ट्रॉल बताना है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होगा यहाँ पर, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल, याद रखना हमेशा एलडीएल ही बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि ये जब भी फ्लो होते हैं हमारे ब्लड में वेरी लो लिपोप्रोटीन्स भी रहते हैं, लो डेंसिटी भी रहते हैं, हाई डेंसिटी भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर लो डेंसिटी को इसलिए यहाँ पर बैड बोला गया है क्योंकि जब ये हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो होते हैं तो फ्लो होते के दौरान ये हमारे ब्लड वेसल्स में जाकर इनके किनारों में जाकर ये स्टोर हो जाते हैं। मानकर चलिए ये हो गया हमारा ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, इसके साथ साथ आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी मैं ब्लू कलर से डिनोट करूंगा और हाई डेंसिटी मैं करूंगा आपको ग्रीन तरीके से, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है, यहाँ पर ग्रीन के भी हैं, यहाँ पर ग्रीन के भी हैं और यहाँ पर आपको ब्लू कलर के भी ये देखने को मिलेंगे, मतलब आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहे हैं। लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी दोनों ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन देखिए लो डेंसिटी में कमी क्या होता है, किसमें नुकसान क्या होता है, जब भी ये फ्लो होता है तो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरीके का एक प्लैग का फॉर्मेशन कर लेता है, इनके किनारों में एक प्लैग का फॉर्मेशन कर लेता है और प्लैग फॉर्मेशन होने के कारण अब हमारा ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम कम हो जाता है और वॉल्यूम कम होगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल्स पर पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इस कारण से ये लो डेंसिटी होते हैं। लो डेंसिटी होने के कारण ये जल्दी फ्लो नहीं हो पाते और यहाँ पर रह जाते हैं। लेकिन वहीं हम बात करते हैं एचडीएल की, तो ये होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों, क्योंकि देखिए इनका डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये कभी भी इनके दीवालों में एडहर नहीं होते, चिपकते नहीं, ये आसानी से वहाँ से फ्लो हो जाते हैं, कभी भी स्टोर नहीं होते। और एक इनकी अच्छी बात ये है, खासियत ये है कि जब भी ये फ्लो होते हैं तो ड्यूरिंग द फ्लो ये इनके साथ जितने भी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं उन्हें भी अपने साथ बाइंड अप करके आगे ले जाते हैं, उन्हें भी अपने साथ बाइंड करके आगे ले जाएंगे, जिस कारण से इन्हें हम ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए भी हेल्पफुल मान सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से एचडीएल हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एलडीएल हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इस कॉन्सेप्ट को जरूर से रिमेंबर करना, हमेशा ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज नॉट यूज्ड इन हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया मतलब वही लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा है हमारे ब्लड वेसल्स, अगर हमारे ब्लड प्लाज्मा में, तो इस कंडीशन में हाइपरलिपिडीमिया, इसे ट्रीट करने के लिए, लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए किसका यूज करेंगे, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं, बिल्कुल सही। एचएमजी कोई रिडक्टेस, यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी, एचएमजी कोई रिडक्टेस का नहीं, एचएमजी कोई रिडक्टेस इनहिबिटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। जितने स्टेटिन्स वाले ड्रग आते हैं एचएमजी कोई रिडक्टेस इनहिबिटर, ठीक है। एलडीएल ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स, बिल्कुल, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स, इन सभी का यूज करेंगे, बट एक्सेप्ट एचएमजी कोई रिडक्टेस, इसके इनहिबिटर्स यूज करते हैं, याद रखना, ठीक है। जितने भी स्टेटिन्स वाले ड्रग हैं जिनके लास्ट में स्टेटिन लगा है वो सभी एचएमजी कोई रिडक्टेस इनहिबिटर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्रग ऑफ क्लास रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर, ठीक है। इनमें से कौन सा ड्रग है जो आरएएस सिस्टम पर काम नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट आपको निकालना है। जब भी क्वेश्चन में ये ऑप्शन रहे इन्हें जरूर से फिर से एक बार क्विक वेरीफाई करें, दोबारा फिर से देखें, गलती मत करना। यहाँ पर ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट बताना, इनालाप्रिल, लोसर्टन या कैंडिसर्टन, तो जितने यहाँ पर सर्टन वाले ड्रग्स आ रहे हैं ये सभी आ जाएंगे आपके रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स वाले ड्रग में। इनालाप्रिल भी आपको यहीं पर एसी ब्लॉकर्स में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट की बात करता हूँ तो ये आपके डायलेटर्स वाले सेक्शन में देखने को मिलेंगे। तो क्लासिफिकेशन बिल्कुल हूबहू क्लासिफिकेशन याद रखना, ये आपको कोलॉजी में भी काम देगा और उससे कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन आपको थेरेपेटिक्स में भी काम आएंगे। तो क्लासिफिकेशन अगर आपने वहाँ के लिए पढ़ लिया तो यहाँ भी आपको हेल्प होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ GERD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। इसका दूसरा नेम सिनोनिम आपको बताना है। एसिड इनफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स, एसिड इनटेक या नॉन ऑफ द अबव। चलिए क्या आएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, GERD। ठीक है, यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। RD मतलब क्या हो रहा है, रिफ्लक्स डिसऑर्डर। तो एसिड रिफ्लक्स डिसऑर्डर क्या होता है, स्टोमक में एसिड का रिफ्लेक्शन होता है, एसिड नीचे से ऊपर की ओर वापस अपोजिट डायरेक्शन में बहना स्टार्ट कर देगा। क्यों, जो हमारे इसोफेगल के जो वॉल्स रहते हैं जो इन्हें क्लोज करते हैं, ये अगर वॉल्स, इनके वॉल्स अगर ये डैमेज हो जाएं तब ये एसिड के रिफ्लक्स को नहीं रोक पाते और ऑटोमेटिकली एसिड रिफ्लक्स वाली चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। GERD के अंतर्गत आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो सिरोसिस की बात करते हैं। सिरोसिस इज मोस्ट एक्यूरेटली डायग्नोस्ड बाय, कौन सा टेस्ट के द्वारा हम सिरोसिस को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सटीक तरीके से हम इसका टेस्ट करके एक पर्टिकुलर रिजल्ट हम ला सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर आई एग्जाम यहाँ दिया हुआ है, आई टेस्ट है मानकर चलो, यूरिन टेस्ट है, लीवर बायोप्सी है या वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, लीवर बायोप्सी। क्या होता है लीवर बायोप्सी के अंतर्गत, लीवर का सेल, थोड़ा सा लीवर का सेल बाहर निकाला जाएगा कट करके, और कट करके उसे लैब में फिर से उसे मल्टीप्लाई करेंगे और उससे अच्छे तरीके से कल्टीवेट करने के बाद वहां पर चेक करते हैं कि यहाँ पर लीवर सिरोसिस हुआ है या नहीं हुआ, मतलब लीवर के सेल्स कितने डैमेज हुए हैं या नहीं हुए हैं। किसी भी तरीके के इस तरीके का डिजीज होता है उसे चेक करने के लिए बायोप्सी टेस्ट सबसे सटीक काम करता है। ठीक है, चलो आगे देख लिया जाए। एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड का एक्टिव फॉर्म आपको बताना है। डाईहाइड्रोफॉलेट, ट्राईहाइड्रोफॉलेट, टेट्राहाइड्रो या पेंटाहाइड्रोफॉलेट। ठीक है, फॉलिक एसिड क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोफॉलेट। ध्यान रखना टेट्राहाइड्रोफॉलेट, इसके लिए इन सभी के जितने भी विटामिन हैं उनके बराबर आपको एक्टिव फॉर्म याद रखने की जरूरत है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन हमें देखने को मिले ही हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, द फर्स्ट रिकॉर्डेड पैंडेमिक वाज कॉल्ड द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ ये किस तरीके का पैंडेमिक है, कौन सा पैंडेमिक, जैसे अभी कोविड-19 हमें देखने को मिला था, कोविड-19 या जिसे हम सिंपल कोरोना वायरस डिजीज के नाम से जानते हैं, ये अभी के पैंडेमिक में देखा गया था 2019 में से जो देखने को मिला था। लेकिन सबसे पहला जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना गया था, कोविड-19, प्लेग, रेबी या लेप्रोसी। क्या है करेक्ट आंसर, प्लेग। ठीक है, प्लेग। देखिए यहाँ पर भी बिलियंस ऑफ डेथ हुए थे। ये कम से कम 1346 से 1353 तक चला था। ठीक है, 1346 से 53 तक, और कम से कम 75 to 200 मिलियन पीपल्स का जान गया था। इस कारण से पेंडेमिक कहलाएगा। ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यर्निसिया पेस्टिस। ध्यान रखना प्लेग का फॉर्मेशन, प्लेग हुआ था, प्लेग का कंडीशन बहुत ही पेंडेमिक उस टाइम पर। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा स्प्रेड होता है। ठीक है, इसका स्टेप ऑफ या इसका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपको यहाँ पर बताना है, किस तरीके से ये चेंज एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर पहुँच रहा है, किसी इंसेक्ट वेक्टर के कारण, इनडायरेक्ट कांटेक्ट के कारण, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण। तो क्या बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में ही समझाया था, ये जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं, चाहे वो कफ की बात करता हूँ मैं, चाहे अस्थमा की बात करें, जितने भी तरीके के आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वाटर ड्रॉपलेट। हम कोविड-19 में भी हमने देखा था, वहाँ पर हमें फेस मास्क लगाने का सजेशन दिया गया था, क्योंकि जब भी कोई पर्सन छींकेगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे और उन वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ कोरोना वायरस हमारे दूसरे पर्सन तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में हमारे ये क्या करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं, जिस कारण से जो भी वायरस रहते हैं, जो भी यहाँ पर आपके बैक्टीरिया हैं, वो प्रेजेंट रहेंगे आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और जैसे ही आपने छींक लगाया वो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ बाहर निकलकर किसी दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स किसका होता है,
थायरोक्सिन एंड मेलाटोनिन का, इंसुलिन या ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? बहुत ही इजी, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे फार्माकोलॉजी में ये चीज़ें आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड देखने को मिली होंगी। फाइट एंड फ्लाइट किसका होता है? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। इफ अ डिजीज जंप फ्रॉम अ नॉन ह्यूमन टू, और नॉन ह्यूमन मतलब किसी एनिमल से अगर वो किसी ह्यूमन तक अगर ट्रांसफर हो रहा है, इसे किस तरीके का डिजीज बोला जाता है, ये आपको बताना है। जूनोटिक डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज, कॉन्जेंटियल डिजीज या इरेटोजेनिक डिजीज। क्या आएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? जूनोटिक। ठीक है, जू, जब भी हम ZOO जू का बात करते हैं, जैसे जूलॉजी हो गया, ठीक है, जूलॉजी की बात करते हैं तो उसमें जो जू लगा है, जू से समझ जाना हम कि हम डायरेक्ट एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर एनिमल टू ह्यूमन आ रहा है तो सिंपल सी आ जाएगा आपका जूनोटिक डिजीज। कैसा आता है? जैसे रेबीज हो गया, ठीक है, कोई अगर किसी डॉग को रेबीज है और उसने अगर किसी पर्सन को बाइट कर लिया तो उसे भी रेबीज होने के चांसेस है, रेबीज हो जाएगा उसे भी। और जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं, जो पेट एनिमल्स रहते हैं, उन सभी को किसी भी तरीके की बीमारी होता है तो वो हम तक भी इन्फेक्शन के द्वारा पहुंच सकता है। ठीक है, जूनोटिक कहलाएगा, याद रखना। BCG वैक्सीन की बात करते हैं, एडमिनिस्टर फॉर द इम्यूनिटी अगेंस्ट किस डिजीज के लिए यूज किया जाएगा? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस या हेपेटाइटिस। क्या आएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? ट्यूबरकुलोसिस। सोचने वाली कोई बात नहीं है, BCG वैक्सीन है, डायरेक्ट लगाओ सीधा ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, अच्छा ये कमेंट करके बताना, ट्यूबरकुलोसिस के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट, सिर्फ एक टेस्ट का नाम लेना, बहुत ही सटीक टेस्ट है, स्पेसिफिकली ट्यूबरकुलोसिस के लिए डिजाइन किया गया है, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। आपके कमेंट्स में बाद में जाकर जरूर चेक करूंगा। पैरासाइट के बारे में बताना है, पैरासाइट दैट इज आल्सो अ वेक्टर होस्ट। एक वेक्टर भी है, पैरासाइट तो है ही लेकिन एक वेक्टर तरीके से भी काम कर रहा है। वेक्टर मतलब एक व्हीकल का भी काम कर रहा है। अब जैसे मैं मस्कीटो की बात करता हूं तो मस्कीटो में जो लार्वा होते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यही कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं मलेरिया के लिए। लेकिन वो हमारे मलेरिया यानी मस्कीटो से वो किसी पर्सन तक पहुंचने के लिए उसे एक वेक्टर का जरूरत पड़ता है। वेक्टर होता है वहां पर फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। वैसे ही यहाँ पर आपको बताना है एक ऐसा यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खुद ही एक पैरासाइट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एज अ होस्ट का भी काम, एज अ वेक्टर का भी वो काम करता है। बताएंगे अस्कारिस बग, फसियोला या हाउस फ्लाई। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके लिए? बग। ठीक है, ध्यान रखना बग क्या होते हैं, ये खुद भी होस्ट भी हो रहे हैं और साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, एक पैरासाइट का भी काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? स्टोमक से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हमने कुछ ऐसा खाया जो अनहेल्दी है या जो पहले का खराब हुआ है, अगर ऐसा चीज़ हमने खाया तो ये हमारे स्टोमक को अपसेट करेंगे। स्टोमक अपसेट का सबसे मेन आपको क्या देखने को मिलेगा? वॉमिटिंग एंड नोजिया। ठीक है, जॉइंट पेन, हेडेक, ये सारी चीज़ें तो बात की बात है, मेन होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक, चलो प्लेग की बात करते हैं। प्लेग इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? अभी आपने देखा होगा प्लेग किसके कारण हो रहा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, एयरनेसिया पेस्टिस या साल्मोनेला टाइफी। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके लिए? एयरनेसिया पेस्टिस किसके लिए आ जाएगा? ये आपके लिए प्लेग के लिए। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी किसके लिए? टिटेनस के लिए। माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई क्या कॉज करवाता है? लेप्रोसी। साल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करवाएगा? टाइफॉइड। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के नाम में ही डिजीज का आंसर छुपा रहता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए द जर्म प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम ये डिस्कवर किसने किया था आपको बताना है। रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था, डेल्जिल एल्मिडिया के द्वारा किया गया था, या अल्फोंस लेवेरन के द्वारा, या पैट्रिक मैनसन। तो करेक्ट आंसर क्या निकलेंगे आपके लिए? ऑप्शन नंबर सी, अल्फोंस लेवेरन। इनके द्वारा सबसे पहले प्लाज्मोडियम इस वर्ड को, जो हमारे आपके मलेरिया के लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का सबसे पहला आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया था। और मुझे कमेंट करके ये बताना
हु इज द फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, साइफिलिस की बात करते हैं। साइफिलिस कहाँ से? इज ऑफ्टन कॉल्ड एज, साइफिलिस को और किस नाम से भी जान सकते हैं? द इनविजिबल डिक्टेटर, द टेरराइजिंग एम्पेरर, या द ग्रेट इमिटेटर, द ग्रेट टर्मिनेटर। करेक्ट आंसर यहाँ पर निकलेगा द ग्रेट इमिटेटर। इमिटेटर मतलब जो ऐसी चीजें, उनके लिए हम इमिटेटर का यूज करते हैं जो किसी दूसरे तरीके के चीज को तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डिजीज की बात करता हूँ, साइफिलिस एक ऐसा डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो ये डिजीज होते ही क्या होगा, पहला तो डिजीज हुआ, उसके बाद ये अपने साथ साथ और ऐसे बहुत सारे डिजीज को भी कॉज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब उन्हें भी कॉज करवाने के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। इन्फ्लुएंसर होता है, डिजीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए डिजीज इन्फ्लुएंसर होता है, याद रखना है। अगर साइफिलिस हुआ है तो उसके बाद और सेकेंडरी आपको बीमारियां बहुत सारी हो सकती हैं। उनका स्टार्ट कौन करवाता है? तो साइफिलिस। इसलिए द ग्रेट इमिटेटर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ध्यान में रखना। अगला, विच ऑफ दिस थिंग कैन ट्रांसमिट HIV? HIV, चलिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक HIV पहुंचने के पीछे का कौन कौन सा मोड हो सकता है? पहला तो ब्रेस्ट फीडिंग, बिल्कुल सही। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, अगर मदर से चाइल्ड तक ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है तो सेम ये चीजें उन तक भी पहुंचेंगी, क्योंकि ये जेनेटिक भी होता है। आगे देखते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बिल्कुल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण होगा ही। शेयरिंग नीडल्स, यस, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को आपने नीडल लगाया और वही नीडल अगर आपने किसी हेल्दी पर्सन को लगा दिया तो वही वायरस डायरेक्ट ब्लड के द्वारा, डायरेक्ट सिरिंज के द्वारा उस पर्सन के ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाएंगे और उसे भी सेम सिम्टम्स एज HIV उन्हें भी देखने को मिलेगा। द फर्स्ट एवर इंटेंस ऑफ एड्स वाज रिपोर्टेड इन, सबसे पहला एड्स का रिपोर्ट, सबसे पहला एड्स का केस कहाँ पर देखने को मिला था? USA, फ्रांस, रसिया, या नॉन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर निकलेगा USA। और अभी भी बात करते हैं तो USA में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं एड्स के। ठीक है, चलो, HIV वायरस पैरासिटाइजेस किस सेल को ये टारगेट करता है? वाई सेल्स को, वाई हेल्पर सेल्स को कर रहा है, टी हेल्पर सेल्स को, के हेल्पर सेल्स को, या इनमें से कोई भी नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा आपके लिए यहाँ पर? टी हेल्पर सेल्स। ध्यान रखना, जितने भी टी हेल्पर सेल्स, क्योंकि इनका काम क्या है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, तो हमारे टी हेल्पर सेल्स, CD4 सेल्स, इन्हें ये इनहिबिट करेंगे, इन्हें डैमेज करेंगे और इसके कारण हमारे बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो मेन इनका टारगेट रहता है हमारे इम्यून सेल्स, ये ध्यान रखना। What type of cancer is associated with prolonged exposure to ultraviolet rays? अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय तक या वो हर दिन अगर उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, लंबे समय तक कांटेक्ट हो रहा है अल्ट्रावायलेट रेस के साथ, तो किस तरीके के कैंसर उसे हो सकते हैं? लंग कैंसर, स्किन, ब्रेस्ट कैंसर, या टेस्टिकुलर कैंसर? क्या निकलेगा करेक्ट आंसर? स्किन कैंसर। भैया डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है, डायरेक्ट उसके स्किन एक्सपोज हो रहे हैं किसके साथ? UV रेस के साथ, तो डायरेक्ट स्किन में इन्फेक्ट करेंगे, तो स्किन कैंसर वाले कंडीशंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी गलती मत करना। कंडीशन इन विच द किडनीज आर अनेबल टू कंजर्व वाटर, जब वाटर फिल्टर होने के लिए आता है तो किडनी उसे स्टोर करता है कुछ समय के लिए, उन्हें कंजर्व करता है। लेकिन एक कंडीशन बताइएगा जहां पर किडनी वाटर को कंजर्व नहीं कर पा रहा है। डायबिटीज मेलिटस इंस्पिडस, गैस्ट्रेटिनल डायबिटीज, या डायबिटिक कोमा? तो करेक्ट आंसर यहां पर निकलेगा आपके लिए डायबिटीज इंस्पिडस। ध्यान रखना, डायबिटीज मेलिटस मत लगाना। डायबिटीज मेलिटस क्या हो रहा है? जब यहाँ पर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। इसकी बात करते हैं, गैस्ट्रेटिनल डायबिटीज की बात करते हैं, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारी बॉडी यानी हमारा जो पैंक्रियाज है, जो बीटा सेल्स हैं, वो प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और डायबिटिक कोमा की बात करते हैं जब बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड में हाई ग्लूकोज लेवल हो जाता है। हाइपर अगर मैं ग्लूकोज लेवल की बात करता हूं तो बहुत ही ज़्यादा अगर बढ़ जाए, ये एक एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए, तो उस कंडीशन को हम डायबिटिक कोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लिप स्मैकिंग और ब्लिंकिंग ऑकर्स इन विच टाइप ऑफ सीजर? किस सीजर में आपको ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? सीजर, ठीक है, ये बताना है आपको।
क्लोनिक सीजर, टोनिक सीजर, एब्सेंस सीजर या एटोनिक सीजर। क्या बोला गया है? लिप स्मैकिंग मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और आइज का ब्लिंकिंग हो रहा है, यहाँ पर ये देखने को मिलता है आपको एब्सेंस सीजर में, ठीक है। 8 से 10 मिनट तक का ये सीजर रहता है। इसका नॉर्मल टाइम की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्मल टाइम ये रहता है, और अधिकतर ये बच्चों के साथ देखने को मिलता है। छोटे बच्चों के साथ अगर उन्हें एपिलेप्सी हुआ है, अगर उन्हें सीजर आ रहा है बार बार, तो वो इनके साथ अधिकतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमेंबर करना, और मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। इन सभी के एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से ध्यान देना, जितने भी चार्ट्स एंड टेबल्स जो इम्पोर्टेंट थे उनका स्क्रीनशॉट लेना, और क्लासिफिकेशन को जरूर से रिमेंबर करना। वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम के लिए मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल।